ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਅਨੇਜਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਈ ਆਸਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੇ क्यों नहीं आया। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उस विचाले अज उस वेले एक आस जरूर बजी जिस वेले खबर आउंदी है कि दिल्ली दी स्पैशल सैल वालों FBI दे सहयोग दे नाल उन्हां दे सपोर्ट दे नाल मैक्सीको तो एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर फड़ लिता जाता है हुण, जिस नूं छेती ही भारत लिआंदा जावेगा। दीपक बॉक्सर ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਬੌਕਸਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ FBI ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 22 ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗੀ। ਸੋ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ACP ਵੇਦ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੀਪਕ ਬੌਕਸਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, FBI ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ प्रोसेस रहा? देखिए प्रवानी, एक सिविल लाइंस के अंदर मर्डर हुआ था। उस मर्डर में ये वांटेड थे, भागे हुए थे जी। इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ था। पूरा इंटरनेशनल लेवल पर उनकी तलाश की जा रही थी। ये मैक्सिको एक ऐसी जगह है जहां लोग पंजाबी में बोलते हैं, डोंकी बोलते हैं, वहां से भाग जाते हैं हिंदुस्तान से और मैक्सिको के रास्ते अमेरिका जंप कर जाते हैं। ये बड़ा एक आम चीज है। मैं अभी 3 दिन पहले अमेरिका से लौट कर आया हूँ। वहां पर सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, एशियंस रहते हैं। वहां पर बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स ऐसे हैं जो छिपकर अमेरिका में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इवन क्राइम में भी इन्वॉल्व हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई जिसका गैंग का ये सरगना था, बना हुआ था, सेकंड इन कमांड था इंडिया के अंदर, तो ये यहाँ से फरार होकर ये वहां पर इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में मैक्सिको में था और टपने की कोशिश में था। डोंकी मारकर अमेरिका जाना चाहता था और अमेरिका से कनाडा का बॉर्डर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लगा हुआ है। जिस जगह मैं गया था मोंटाना स्टेट में, वहां से वैंकूवर हार्डली कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और वहां चूंकि इस तरह के पहाड़ हैं तो वहां से कूद फांद के किसी तरह से पहुंचा जा सकता है। तो ये जो सारा गैंग्स है जिसकी आप अभी बात कर रही थी, चाहे गोल्डी बराड़ है और जो तमाम जो क्रिमिनल्स इंडिया के भागकर कनाडा में शरण लिए हुए हैं, दूसरे कंट्रीज में शरण लिए हुए हैं, भागे हुए हैं, तो ये दिल्ली पुलिस की पहली बहुत बड़ी कामयाबी है। दिल्ली पुलिस ने इस इंटरनेशनल लेवल पर कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं की है और ये इसको एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि इतना खतरनाक अपराधी था कि GTB अस्पताल से 2018 में एक क्रिमिनल को भगा के ले गया था। तो इसकी बहुत टाइम से दिल्ली पुलिस को बहुत बेसब्री से तलाश थी, क्योंकि इसके खिलाफ कई मुकदमे थे। तो ये फर्जी पासपोर्ट तैयार कराकर दूसरे नाम से अपने आप को चेंज करके धोखा देकर एजेंसीज को और किसी तरह से मैक्सिको में पहुंचने में कामयाब हो गया। तो और चूंकि इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी था दिल्ली पुलिस का और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पुलिसिंग है, FBI है, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन हुआ कि ये आदमी यहाँ पर देखा गया है, मैक्सिको में मौजूद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की एक गठित की गई और HGS धालीवाल साहब उसके चेयरमैन थे और उन्होंने एक पूरी टीम गठित करके मैक्सिको की और मैक्सिको में जाकर उसको दबोच लिया। अब एक प्रक्रिया है जिसके तहत उसको इंडिया लाया जा सकता है, क्योंकि दूसरी लैंड पर, फॉरेन सॉइल पर वो अरेस्ट हुआ है जी। तो और इसके ऊपर इनाम भी था, 3 लाख का इसके ऊपर इनाम था। तो तमाम प्रक्रियाएं जो वहां मैक्सिको के कायदे कानून है, हमारे कायदे कानून
दूसरी तरह से हैं, मैक्सिको में दूसरे हैं, अमेरिका में दूसरे हैं, कनाडा में दूसरे प्रत्यार्पण जो संधि होती है दूसरी तरह से है। तो तमाम प्रक्रियाओं से पुलिस को गुजरना होगा, तब इसको इंडिया में लाकर इसको प्रॉपर ट्रायल इसके लिए किया जा सकेगा। तो वक्त का इंतजार है कि तमाम जो प्रक्रियाएं हैं किस तरह पूरी हों और कैसे इसको जो हमारी अदालतें हैं उनमें पेश किया जाए, और जो जो इसके गुनाह हैं, जो इसके पाप हैं, उनका हिसाब किताब हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे इसने जीटीबी अस्पताल से अपने किसी क्रिमिनल को छुड़ा लिया, तो तमाम का हिसाब किताब होना बकाया है। और उम्मीद है कि जल्दी ही इसके पाप का अंत होगा और ये पुलिस के कब्जे में होगा, दिल्ली के अंदर होगा, और तमाम जो अदालतें हैं उस पर अपना निर्णय सुनाएंगी। सर किन्ना ਕੁ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਈਡੀਆ ਜੇਕਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ तक? देखिए, मैक्सिको तक आने में ही लगभग 20-25 घंटे की फ्लाइट होती है, दो फ्लाइट या सिंगल फ्लाइट लेके आना पड़ता है, क्योंकि बहुत दूर है, आसान नहीं है उसको लाना। उसके अलावा जो कानूनी प्रक्रिया है, तो उम्मीद है कि शायद यदि सारे क्लियरेंस उसको मिल गई तो 2-3 दिन के अंदर वो दिल्ली लैंड कर जाएगा, और तमाम जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, चाहे मर्डर केस में, दूसरे केसेज में, वो तमाम ट्रायल उसके खिलाफ शुरू हो जाएंगे, गवाहियां शुरू हो जाएंगी, और ये तमाम जो प्रक्रियाओं के बाद वो इंडिया आ जाएगा। तो उम्मीद है कि जल्दी जल्दी कोशिश रहेगी पुलिस की, क्योंकि टीम वहीं पर स्टेशन कर रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है दूसरी फॉरेन सॉइल से अपने कंट्री में लाना। आपने देखा होगा बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं, चाहे विजय माल्या और फाइनेंशियल क्राइम करने वाले भी लोग हैं, उनको लाना पुलिस के लिए, देश के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। अब देखते हैं कि मैक्सिको में वहाँ की जो एजेंसीज हैं, वहाँ की कोर्ट्स हैं, वहाँ का जो कंसर्न जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, कितना इंडिया की पुलिस को कोऑपरेट करता है, दिल्ली पुलिस को, और कैसे वो दिल्ली आए जिससे कि उसका ट्रायल हो सके। हम सभी को इस बात का इंतजार है जी, क्योंकि एक वड्डी कामयाबी है, जिवें तुसीं भी जिक्र किया, दिल्ली पुलिस दे लई एक बहुत वड्डी सफलता, क्योंकि फर्स्ट टाइम अजिहा होया कि एक विदेशी धरती तो जिहड़ा गैंगस्टर सीगा मोस्ट वांटेड, उसनूं भारत दी पुलिस, दिल्ली दी पुलिस तो अपनी गिरफ्त दे विच लिता गया। लेकिन सवाल कि इस तरीके दे नाल हुण एक आसां बजियां ने, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले दी मौत दे नाल कई कनैक्शनस जुड़दे होए नज़र आ रहे। लॉरेंस बिश्नोई दे गैंग दा दस्सिया जा रहा दीपक बॉक्सर, की इस दे नाल हुण गोल्डी बराड़ दा ठिकाने दा भी पता लग सकदा, या गोल्डी बराड़ दे गले तक भी पहुंच सकती है दिल्ली पुलिस, जेकर जिक्र किया जाए? हाँ बिल्कुल, जब इसकी इंट्रोगेशन होगी, इसकी पूछताछ होगी, इसकी कॉल डिटेल्स एग्जामिन की जाएंगी, कहाँ कहाँ पर विजिट रहा, क्या ये गोल्डी बराड़ के साथ कम्युनिकेशन में था, गोल्डी बराड़ कहाँ से बात कर रहा था, उसकी तमाम लोकेशन आएंगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ कनाडा में कहीं पर छिपा हुआ या रहता है, तो तमाम जो चीजें धीरे आने वाले टाइम में इन्वेस्टिगेशन में और ज्यादा क्लियर होंगी कि गोल्डी बराड़ की एग्जैक्ट लोकेशन पुलिस के पास आ जाएगी, क्योंकि गोल्डी बराड़ बहुत सारे केसेस, मूसेवाले के अलावा भी बहुत सारे केसेज हैं जिन केसेस में वांटेड है, और जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन यदि हो पाएगा, कनाडा से साथ हमारे संधि है, यदि उस तरह से कोई संपर्क हो पाया तो हो सकता है कि उसको भी एक दिन यहाँ डिपोर्टेशन फेस करना पड़े, और उसके खिलाफ जो भी गुनाह है, चाहे मूसेवाले के मर्डर में संलिप्त है या दूसरे जो क्रिमिनल गैंगस्टर्स उसने यहाँ पर अपने पाले हुए हैं, गुर्गे पाले हुए हैं, उन तमाम की अरेस्ट जल्दी होगी। तो काफी उम्मीद जगी है कि शायद गोल्डी बराड़ तक और तमाम जो गैंग्स है उन तक दिल्ली पुलिस और जो तमाम हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जरूर पहुंचेंगी, और कामयाबी की दिशा में आप इसको एक बहुत बड़ा कदम के रूप में देख सकते हैं। किस नूं किया जा सकता है कि भारत ते रूस दे विचाले एक चंगे संबंध होने का नतीजा है अज दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी? हाँ बिल्कुल, जो कि हमारे कंट्रीज के दूसरे कंट्रीज के साथ में, बहुत सारे कंट्रीज के साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और उन रिलेशंस की वजह से ही आज ये कामयाबी हासिल हो चुकी है। पर बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं, और वहां से लाना पुलिस के लिए अपने आप में एक चैलेंज होता है। हमारे बराबर में हमारा पाकिस्तान है, एनिमी कंट्री है, वहां से किसी को भी लाना बड़ा मुश्किल है। दाऊद जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर्स वहां पर रह रहे हैं, और पुलिस को भी पता है, एड्रेस भी उनके अवेलेबल है, पर वो नहीं चाहते कि उस तरह के डिपोर्टेशन हो। परंतु चूंकि मैक्सिको से, अमेरिका से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली रिलेशन है, तो उम्मीद है कि शायद गोल्डी बराड़ जो कनाडा है, जहां पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो उम्मीद है कि शायद वहां से भी हम लोग उसको डिपोर्ट कराने में कामयाब हो पाए, उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन पिछे ते खबरां आईयां सी ना, खुद पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस गल का जिक्र किया सी कि FBI की मदद के नाल गोल्डी बराड़ नूं धर दबोचिया गया, उसका ठिकाना पता लगा लिया गया। देखिए, FBI का जो काम करने का तरीका है बिल्कुल हमारी जो पुलिसिंग है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। वो जिस तरह से अपने ऑपरेट करते हैं
सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं, ओपनली ऑपरेट करते हैं, तो कभी भी डिस्क्लोज नहीं हो पाता कि पकड़ा गया है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर जो है बहुत पोरस है, बहुत लंबा बॉर्डर है, और कई बार डोंकी करके वो कनाडा में आ जाते हैं, कनाडा से अमेरिका चले आते हैं। इवन जो बड़े बड़े जो गाड़ियां चलाते हैं, ट्रॉले चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, उनके लिए दूसरे जगह पर आना बहुत आसान काम है। तो इसी क्रम के अंदर ये देखा जाना चाहिए कि शायद एफबीआई के पास कुछ तरह की इंफॉर्मेशन नहीं थी कि गोल्डी बरार शायद उनकी गिरफ्त में आ सके। तो लेट अस सी, वेट करना पड़ेगा कि क्या डेवलपमेंट है, क्या किस तरह से उनके पास में इंफॉर्मेशन थी। सर अक्सर वेख्या जाता भावें सिद्धू मूसेवाले दे केस दे विच हो गया या होर कई केसेस दे विच जेकर जिक्र किया जाए, संदीप नंगल अंबियां दे केसेस दे विच, होर कई केसेस दे विच जिक्र किया जाए, अगर पंजाब दे विच कतलो-गारत दी घटना हुई है, कतल पंजाब दे विच किया गया, पता चल जाता है, पुलिस चप्पे चप्पे ते तैनात भी हो जाती है, नाके भी लग जाते हैं, लेकिन एक स्टेट तो दूजी स्टेट और फिर भारत तो बाहर दूजे देशों के किस तरीके दे नाल पहुंच सकते हैं? कि इन्ना सौखा होंदा पुलिस की गिरफ्त चो बाहर जाना या पुलिस की नाकाबंदी तो बाहर भज के चले जाना? बिल्कुल, जैसा अभी अमृतपाल आपका इंस्टेंट केस है, अमृतपाल किस तरह से पुलिस को डोज दे रहा है, कभी दिल्ली में दिखाई देता है, कभी होशियारपुर में, कभी पंजाब के जगह जगह देखा जाता है। तो चूंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और हमारी जो सीमाएं हैं बहुत सारे कंट्रीज के साथ लगती हैं, खासतौर से नेपाल सबसे बड़ा मुफीद जगह है जहां से ये लोग इस तरह से फ्लाई करके दूसरे कंट्रीज में पहुंच जाते हैं। और एक बार इंडिया की गिरफ्त से निकलने के बाद तमाम तरह के वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, वहां पर फर्जी पेपर तैयार करना, फर्जी वीजा, फर्जी पासपोर्ट लेकर वो दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं और फिर वहां जाकर असाइलम ले लेते हैं, एक शरण मांग लेते हैं कि हमें इंडिया में खतरा है, पुलिस वाले हमारा इनकाउंटर कर देंगे, पॉलिटिकल उसको इश्यू बना देते हैं कि ये चूंकि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी हूं, इसलिए तमाम जो वहां की जो सिस्टम है उनको कामयाबी मिल जाती है। जी, लेकिन फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ तमाम ਇਨਪੁਟ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, लेकिन उस तो बावजूद भी भज जाना की सौखा है ना? बिल्कुल, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवाल है कि सब कुछ जानकारी होते हुए, जैसे अभी ताजा केस के अंदर हम लोग डिस्कस करें कि पंजाब पुलिस के पास सारी जानकारी थी कि अमृतपाल अभी इंडिया में ही है, पंजाब के अंदर है, टीवी पर इंटरव्यू दे रहा है, मीडिया के सामने जा रहा है और पुलिस उसको हिम्मत करके अरेस्ट नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगता है, पंजाब पुलिस के ऊपर, कि जब वो थाने का घेराव करके वहां पर रुका हुआ था, गुरु ग्रंथ साहब का बहाना लेके उसकी आड़ के अंदर उसने थाने का घेराव किया, पुलिस वालों के साथ मारपीट की, तो ये पुलिस की एक कमजोरी, वीकनेस है कि वो अपनी एक विल नहीं वहां की सरकार और पुलिस दिखा पाई कि उसको वहीं अरेस्ट कर लिया जाता। अब वो अंधेरे में हाथ मार रही है, कभी इधर कभी उधर, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामयाबी है और इससे जरूर निकलना चाहिए, क्योंकि एक गलत मैसेज पुलिस के बारे में जरूर जाता है कि पुलिस हमारे यहाँ सिस्टम फेल है, कहीं ना कहीं इसमें लूपहोल्स हैं और लूपहोल्स होते भी हैं। ਜਿਹੜੀ 22 ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ 22 ਦੇ 22 ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੋਗਾਰਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਸੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ क्यों नहीं गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है कि उसी टाइम देन एंड देयर उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए था। जो यदि उसमें कोई डिले या कहीं कोई चीज है तो कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर भी कुछ छिपे हुए गद्दार ऐसे लोग हैं जो उनको इंटरनली इनको सपोर्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मिसेज इंदिरा गांधी का मर्डर पुलिस वालों ने किया, दिल्ली पुलिस के सतवंत सिंह और बेअंत सिंह पुलिस वाले थे, उन्होंने मर्डर किया। तो पुलिस के अंदर भी कुछ ऐसे बैड फिश हो सकती हैं जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर, चाहे वो पैसे के लालच में करती हैं या पर्सनल उनका कोई रिलेशनशिप होता है इसलिए करती हैं। तो बहुत सारे लोग पुलिस की वर्दी में अपराधी भी होते हैं, क्रिमिनल भी होते हैं, और ये टाइम एंड अगेन, चाहे पंजाब पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, पूरे इंडिया की पुलिस में इस तरह की चीजें सामने आती रही हैं कि पुलिस की वर्दी के अंदर भी बहुत सारे अपराधी हैं जो ना खुद अपराध करते हैं, औरों को शेल्टर देते हैं। तो ये सब उसी का नतीजा है कि पुलिस की वर्दी पर बार बार दाग लगते रहे। लेकिन ये नैक्सस बहुत वड्डा ना, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? देखिए, सिस्टम
टाइम लेता है। अब धीरे धीरे तमाम तरह की चीजें बदल रही हैं। आपने देखा केंद्र सरकार में अभी सीबीआई के तमाम इंडिया के सीनियर ऑफिसर्स की एक मीटिंग पीएम साहब ने एड्रेस की। उसमें उन्होंने यही कहा कि कितना भी ताकतवर आदमी हो उसके खिलाफ एक्शन लेने से डरना नहीं है। तो अब तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, लोगों को पता लग रही, पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। और जब तक पॉलिटिकल बॉसेस उनकी इच्छा शक्ति नहीं होगी तो तब तक ये काम नहीं हो सकते। अब चूंकि इच्छा शक्ति का ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट है। अभी आपने देखा होगा यूपी के अंदर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर बुलडोजर वहां पर चलाए जा रहे हैं। क्रिमिनल्स का बिल्कुल नेस्तनाबूद करके रख दिया गया है। पूरे सीए एनआरसी में और रामनवमी के अंदर पूरे इंडिया में 4-5 जगह स्टेट में दंगे हुए, यूपी में कहीं एक पत्ता तक नहीं हिला। तो कहीं ना कहीं ये सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी है या कहीं उनके अंदर कमी है, वो चाहते नहीं है, जानबूझ के ढिलाई करते हैं। तो पर वक्त बदला है, उम्मीद है कि सरकारें जगेंगी, नहीं तो उनको पब्लिक उनको रहने नहीं देगी, उनको बाहर निकाल कर रख देगी। दीपक बॉक्सर ਦੀ गिरफ्तारी तो बाद ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜੋ ਗੈਂਗ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ गिरफ्तारी ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ सकती है। बिल्कुल, ये आज की इंटरनेट का टाइम है, व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया का है। सेकंड्स के अंदर सूचनाएं पहुंचती हैं क्योंकि ये लोग छिप के रह रहे होते हैं। और पुरानी कहावत है, चोर के पैर बहुत ढीले होते हैं, छोटे होते हैं। तो उन तक तमाम जानकारियां पहुंचती हैं कि वो फला मैक्सिको में पकड़ा गया है, दिल्ली में फला पकड़ा गया है। तो तमाम अपने आप की पोजीशन चेंज करते हैं, अपने आप की स्ट्रेटेजी चेंज कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल एक सिस्टम है इनके अंदर भी, और सिस्टम का ये लोग फायदा उठाते हैं। तमाम जो सूचनाएं हैं उन तक पहुंचती रहती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचे और तमाम जो पुलिस का जो नेटवर्क, उनका जो अपने इंटरनल उनका जुगाड़ होता है सिस्टम के अंदर, उस तक उनकी जानकारियां पहुंचती रहती है उनको। उसी हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते हैं। पुलिस की अपनी स्ट्रेटेजी है, क्रिमिनल्स की अपनी स्ट्रेटेजी है। अक्रॉस वर्ल्ड सारी सूचनाओं का आदान प्रदान ना केवल पुलिस करती है, क्रिमिनल भी उसका आदान प्रदान करते हैं। कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको बात करना इतना इजी है, मैं और आप कभी भी फोन उठाकर अभी मिलाकर बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत जल्दी होना, तेजी होना, वो भी एक कारण है कि इनको पकड़ना अब पुलिस के लिए, एजेंसीज के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ, 2 ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਦੋਹਾਂ ही जेल प्रशासन थे, लेकिन दोहां वालों इनकार कर दिया गया। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल खुला चैलेंज है सिस्टम के लिए। जिस तरह के उनके इंटरव्यू सोशल मीडिया में आए तो तमाम जो चाहे पंजाब पुलिस थी, दिल्ली की पुलिस थी, केंद्र सरकार थी, सबके लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज था कि यदि सब मिलकर इकट्ठे, सारी एजेंसीज मिलकर, सारी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सरकार मिलकर एक डेटरेंट एक्शन नहीं लेंगी तो उसका नतीजा यही होगा कि ये लोग ऑपरेट करते रहेंगे, दूसरे फॉरेन सॉइल से करते रहेंगे, इंडिया के अंदर से करते रहेंगे। और दिल्ली पुलिस का या पंजाब पुलिस का या हमारी जो एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका नाम खराब होता रहेगा और इंटरनेशनल पर इंडिया की छवि खराब होती रहेगी। इसको ठीक करने की जरूरत है और उम्मीद है सरकारें जरूर जगेंगी और कम से कम देश की इज्जत बाहर हो, ये सबका प्रयास होना चाहिए। मेरा प्रयास भी होना चाहिए, आपका प्रयास भी होना चाहिए। लेकिन वो मुद्दा जिहड़ा इंटरव्यू वाला सीगा, जिससे सियासत हुई, जिससे सवाल भी खड़े हुए, वो मुद्दा दब गया। 17 मार्च ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ इंटरव्यू पार्ट 2 रिलीज़ किया जाता और 18 मार्च ਨੂੰ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ऑपरेशन अमृतपाल हो जाता। सो किस तरीके ਦਾ इन चीज़ों ਨੂੰ लाइमलाइन किया जाएगा? अब बिल्कुल कहीं ना कहीं उसका जो इंटरव्यू था वो कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने की उसमें था। पंजाब गवर्नमेंट को लग गया था कि शायद अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होम मिनिस्टर है उनके साथ सीएम की बात हुई और उसमें शायद उसी का नतीजा है कि उसके खिलाफ नेक्स्ट डे ही उन्होंने एक ऑपरेशन जारी कर दिया कि अमृतपाल को अरेस्ट करना है। क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी शायद पंजाब गवर्नमेंट की, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुला एक मैसेज देने की कोशिश की कि यदि आप एक्शन लेने में फेल रहे तो हम एक्शन लेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन ही जो आप जिक्र कर रहे हैं उस तरह का एक ऑपरेशन देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी थी, जिसको बाद में झकझोर के वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने आप से उसको एक्ट किया। उम्मीद है कि शायद जल्द ही कामयाबी मिलेगी।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀਪਕ ਬੋਕਸਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ। ਸੋ ਸਾਂਝਾ ਮਾਜ਼ੀ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਮਾਮ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।